नमस्कार, मेरा नाम है विवेक विश्नोई। आज हम बात करते हैं व्यापारिक शब्दावली के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने व्यापारिक शब्दावली के बारे में बात करी थी। अब उसका ये पार्ट 2 है, क्योंकि एक वीडियो में वो सारी की सारी चीज़ें नहीं आ सकती थी, क्योंकि बड़ा हो जाता वीडियो। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने व्यापार की बात करी, व्यापार के स्वामी की बात करी, पूंजी की बात करी, आहरण की बात करी, सौदा लेन देन, माल क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, इन सब के बारे में बात करी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले लेखा। क्या होता है लेखा? व्यापारिक लेन देन। व्यापार के अंदर प्रतिदिन बहुत सारे लेन देन किए जाते हैं। उन लेन देनों को हम कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए लेखा किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यापारी ने आज कोई दुकान खोली तो हो सकता है वो आज की लेन देन याद रख सके, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 साल, 5 साल, क्या वो सारे के सारे लेन देनों को याद रख सकता? नहीं ले रख सकता। इसीलिए व्यापार के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उसका लेखा रखा जाता है, जिससे उन्हें भविष्य में प्रयोग में लाया जा सके जिस समय उसकी ज़रूरत हो। अगला पॉइंट आता है संपत्ति। संपत्तियाँ क्या होती है? व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ संपत्तियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे भवन हो सकता है, हमें गोदाम की आवश्यकता हो, दुकान हमें हो सकता है अपनी दुकान की आवश्यकता हो, कोई वाहन जैसे गाड़ियों, माल ले जाने के लिए, माल लाने के लिए। इसके अलावा व्यापार के अंदर जो पैसा होता है, अगर हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है तो कुछ पैसा हम कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसे हम विनियोग कहते हैं, तो वो भी व्यापार की संपत्ति होती है। इसके अलावा कुछ मशीनें होती हैं जो हम व्यापार के अंदर प्रयोग में लाते हैं, वो व्यापार की संपत्ति होती है। तो ये सारी की सारी व्यापार की संपत्तियाँ कहलाती है। इसके अलावा अगला आता है दायित्व या जिम्मेदारियाँ। अब ये दायित्व या जिम्मेदारियाँ क्या होती है? जब हम व्यापार करते हैं तो उसके अंदर हमें दायित्व या जो जिम्मेदारियां होती हैं उसे भी निर्वहन करना पड़ता है। कैसे? अगर हमने व्यापार शुरू करा है, हो सकता है हमें पैसे की आवश्यकता हो, तो हमने किसी से उधार लिया हो तो उसको पैसा वापस करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। इसी तरीके से अगर हमने बैंक से पैसा उधार लिया है तो बैंक को पैसा वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से यह व्यापार के दायित्व होते हैं। या हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो उसको पैसा देना हमारी जिम्मेदारी है। तो यह सारे के सारे दायित्व कहलाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा देनदार। देनदार क्या होते हैं? व्यापार के अंदर माल उधार खरीदा भी जाता है, उधार बेचा भी जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं और उससे हमें प्राप्त होना है पैसा, मैंने राम को 5,000 रुपये का माल उधार दिया, तो अब राम मुझे 5,000 रुपये देगा, तो वो हमारा क्या हुआ? एक देनदार हो गया। जिससे हमें पैसे लेने हैं वो हमारा देनदार कहलाएगा। ठीक है, ये एक संपत्ति होती है क्योंकि हमने उन्हें उधार माल बेचा तो उसके बदले में वो हमें पैसे देंगे। तो ये होते हैं हमारे देनदार। अगला आता है लेनदार। लेनदार इसी की तरह से अपोजिट होता है। जैसे हमने उधार माल बेचा है, ऐसे ही हमने उधार माल खरीदा भी होगा। तो जब हमने उधार माल खरीदा है तो उधार माल खरीदने में क्या होता है? जैसा कि हमने बात करी है कि व्यापार के अंदर उधार माल खरीदा भी जाता है, उधार माल बेचा भी जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे द्वारा किसी से माल खरीदा गया है, तो हमने माल खरीदा है तो हमें उसको पैसे देने, तो वो हमारा लेनदार है। इस तरीके से दोनों चीज़ क्लियर हो गई। देनदार जो हमें पैसा देगा वो हमारी संपत्ति है, लेनदार जिसको हमें पैसा देना ये हमारा दायित्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है छूट या कटौती। छूट या कटौती का क्या मतलब होता है? 2 तरह की छूट होती है। एक होती है व्यापारिक छूट, एक होती है नगद छूट। अब ये व्यापारिक छूट क्या होती है? व्यापारिक छूट का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यापारी अपने माल को बिक्री बढ़ाने के लिए या किसी दूसरे व्यापारी से माल बिकवाने के लिए कोई छूट देता है तो उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। जैसे अगर हम पार्ले जी का बिस्किट है वो 4 रुपये का है, तो दुकानदार को 4 रुपये में तो नहीं मिला होगा, उसे कम में मिला होगा। हो सकता है 3 रुपये 80 पैसे का, 3 रुपये 85 पैसे का। उससे जो बड़ा दुकानदार होगा हो सकता है उसे 3.5 रुपये का मिला हो। तो ये जो छूट होती है ये व्यापारिक छूट होती है। दूसरी होती है नगद छूट। नगद छूट क्या होती है? एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप मम्मी के साथ अगर किसी दुकान पे कपड़े खरीदने जा रहे हो, माना बिल जो है आपके कपड़ों का वो 1470 रुपये का बैठा, तो क्या आपको लगता है मम्मी जो है वो आपको 1470 रुपये उस दुकानदार को दे देंगी? नहीं देंगी। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी ऐसी बात होती है, तो नहीं देंगी। तो इसका मतलब 1470 में हो सकता है मम्मी 1350 दे, मम्मी 1400 दे। तो ये जो ऊपर के 70 रुपये की छूट दुकानदार ने से कई बार ले लेते हैं, ये होती है नगद छूट।
ठीक है। इसके अलावा कई बार व्यापारी भी नगद छूट देते हैं। व्यापारी नगद छूट किस लिए देते हैं कि कई बार हमने आपको 2 महीने के उधार पे माल बेचा, लेकिन आपको ये कह दिया कि भैया अगर आप इस बिल का भुगतान अभी कर देते हो तो हम 2% की अतिरिक्त छूट आपको दे देंगे। तो इस तरीके से नगद छूट होती है जिससे हमारे पास पैसा जल्दी से आ जाए और हमारे व्यापार में उसको फ़ायदा मिले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अशुद्ध ऋण, डूबत ऋण या अप्राप्य। अशुद्ध ऋण, अशुद्ध ऋण का मतलब ये होता है कि जो माल हमारे द्वारा उधार बेचा गया है वो उसमें से कुछ पैसा हमारा डूब जाता है, जिसको हम देनदार के रूप में भी कहते हैं कि हमने भैया उधार माल बेचा, उसमें से हमें उम्मीद थी कि 5,000 रुपये आएंगे, उनमें से एक व्यक्ति ने 200 रुपये हमारे नहीं दिए, तो वो पैसा हमारा अप्राप्य ऋण हो गया, डूबत ऋण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्टॉक। जब हम अपने व्यापार प्रारंभ करते हैं, माना आज हमने 1 अप्रैल 2020 में अपना व्यापार प्रारंभ किया, तो हमने नया माल भरा। ठीक है, 31 मार्च तक क्या होता है कि 1 साल की हमें गणना करनी होती है। तो 31 मार्च 2021 को जब हमने अपनी दुकान की शटर गिराए तो दुकान खाली तो हुई नहीं होगी, तो उसके अंदर जो माल बच जाता है वह हमारा अंतिम रहतिया कहते हैं। वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। और जब हम 1 अप्रैल 2021 को अपनी दुकान खोलेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर वही माल होगा, तो वह हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, मतलब प्रारंभिक रहतिया। कि इस साल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, उसके अंदर इतना माल हमारे पास प्राप्त है। इसके बाद अगला आता है खाता। व्यापार में प्रतिदिन आपने देखा होगा बहुत सारे लेन देन होते हैं। आप अगर अपने पड़ोस की दुकान पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पापा ने जो राशन की दुकान होगी मोहल्ले में, वहाँ पे आपका खाता खुलवा रखा होता है। खाता क्या होता है कि आपका मकान नंबर से या आपके पापा के नाम से उन्होंने एक नंबर पे कागज़ अपने रजिस्टर में लिख रखा होता है। आप कोई भी सामान लेने जाते हो और वो पैसे नहीं देते, उधार लेके आ रहे हो, तो वह आपके उस खाते में उस पैसे को लिख देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसे बड़ी फर्म के बारे में या बड़ी कंपनीज़ के बारे में समझते हैं तो व्यापार के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उसका लेखा होता है, हमने इस वीडियो के शुरू में देखा था। तो इसी तरीके से माल खरीदने के लिए क्रय का खाता बनता है कि जितने भी लेन देन होते हैं, माल विक्रय का खाता बनता है, विक्रय के जितने भी लेन देन होते हैं। इसके अलावा किस व्यक्ति से हमें पैसा खरीद लेना है, किस व्यक्ति को हमें पैसा देना है, इन सब चीज़ों के खाते बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है कमीशन। कमीशन को हम लोग दलाली भी कहते हैं कि कई बार जो व्यापारी होता है या कोई और व्यक्ति होता है वह सामान को बिकवाने के लिए कमीशन लेता है। मध्यस्थ के रूप में जो कार्य करता है वह कमीशन लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग घर बिकवाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो कमीशन लेते हैं। आपने देखा होगा बच्चों आपस में कहते हैं, कई बार फ़ोन बिकवाते हैं एक दूसरे दोस्तों का, तो उसमें कई बार कमीशन लेते हैं। गाड़ियाँ बिकवाते हैं, बाइक बिकवाते हैं, तो 2 व्यक्तियों को मिलाने का कार्य जो व्यक्ति करता है वो मध्यस्थ होता है। और वह इस कार्य के लिए जो पैसे चार्ज करता है, जो अपना पारिश्रमिक या अपनी जो फीस चार्ज करता है उसे हम कमीशन कहते हैं। अगला आता है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है कि बैंक के द्वारा जब हम पैसा लेते हैं, कैसे लेते हैं, अधिविकर्ष। अधि का मतलब होता है ज़्यादा। इसका मतलब मेरे खाते में अगर 10,000 रुपये हैं और मैंने बैंक से 20,000 रुपये निकाले हैं, तो ये जो 10,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा निकाले हैं ये क्या हो गया, अधिविकर्ष हो गया। अब ये हर कोई तो निकाल नहीं सकता, तो ये क्या होता है कि बैंक जो होता है वह व्यापारियों को चालू खाते पे सुविधा देता है कि वह अपने व्यापारिक ट्रांजैक्शन के आधार पे उनकी एक लिमिट फिक्स हो जाती है, जैसे 50,000, 1 लाख, 5 लाख। तो माना आपके खाते में 20,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये की आपकी लिमिट है, तो 20 + 50 70,000 रुपये तक आप इस खाते में से खर्च कर सकते हैं। तो जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा निकालोगे बैंक उस पर आपका ब्याज चार्ज करता है। जैसे आपने 20,000 रुपये आपके खाते में थे, आपने 30,000 रुपये निकाले, तो बैंक आपको 10,000 रुपये, जब तक आप ये पैसा जमा नहीं कर देते तब तक बैंक इस पे पैसे चार्ज करेगा ब्याज के रूप में। तो इसे कहते हैं बैंक अधिविकर्ष। यह हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारा दायित्व होता है कि बैंक ने अगर हमें ये सुविधा दी है कि हमें ज़रूरत पड़ने पे पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, तो हम उसको ब्याज सहित वापस करना भी हमारा दायित्व है। उम्मीद है बेटा कि आज जो हमने टॉपिक करा है वो आपको सबको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।